मैं हूं पीके वैद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इनमें से जो है आज हम 100 प्रश्नों को आप लोगों को हल कराएंगे। तो वो 100 प्रश्न जो है आपके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र से होंगे। इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार और हमको जो है कमेंट मिलता रहा, आप लोग इसी तरह जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, तो हम जो है लगातार ऐसे ही प्रश्न पत्रों को आप लोगों को हल कराते रहेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और अपनी परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से जो है परीक्षा उत्तीर्ण करके जो है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रश्न हमने लिया है जो ये सुश्रुत संहिता के अनुसार बाल्यावस्था है। सुश्रुत संहिता के अनुसार बाल्यावस्था है तो इसमें बता दीजिए जन्म से 16 वर्ष तक। जन्म से 16 वर्ष तक यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न है कि जन्म से 1 वर्ष तक के बालक को कहते हैं, जन्म से 1 वर्ष तक के बालक को कहते हैं, इसका ये होगा क्षीरप। जन्म से जो है जो बच्चा छोटा 0 दिन से और 1 वर्ष तक के बच्चे को क्षीरप कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे 2 वर्ष तक के बालक को क्या कहते हैं। तो 2 वर्ष तक के बालक को जो है इसे क्षीरनाद कहते हैं, क्षीरनाद इसे कहते हैं, इसे इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे 16 वर्ष तक के बालक को क्या कहते हैं। 16 वर्ष तक का जो बच्चा होगा 0 से 16 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहेंगे। चौथे का जो है अनाद कहेंगे, अनाद, तो ये होगा। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे बांगभट्ट के अनुसार माना है, बांगभट्ट के अनुसार माना है। बांगभट्ट के अनुसार क्या माना है, बांगभट्ट ने क्या कहा है। तो इसमें होगा आपका 2 वर्ष से 16 वर्ष तक जो है इसमें माना है बांगभट्ट ने जो है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे गौरी कहते हैं, गौरी कहते हैं, क्या होगा इसका विकल्प। तो इसमें गौरी को जो है ये 8 वर्ष की बालिका को जो है गौरी कहा जाता है। 8 वर्ष तक की बालिका को क्या कहते हैं, गौरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये रोहिणी कहते हैं, रोहिणी कहते हैं। तो 9 वर्ष तक की बालिका को रोहिणी कहा जाता है, बी विकल्प है। और इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, ये भी आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उसको इम्पोर्टेंट आपको लिखाई दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए कन्या कहते हैं, कन्या कहते हैं 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं, कन्या कहते हैं, ये भी है इम्पोर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। देखेंगे रजस्वला कहते हैं, रजस्वला कहते हैं, इसमें क्या होगा 9 का डी विकल्प सही होगा। 10 वर्ष के बाद की बालिका को रजस्वला कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे आधुनिक मतानुसार नवजात काल होता है। आधुनिक मत के अनुसार नवजात काल होता है, कितना होता है, 10वें का बी होगा जीवन का प्रथम माह। नवजात काल जो होगा जीवन का प्रथम माह, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 में दिया प्रारंभिक नवजात काल होता है, प्रारंभिक नवजात काल होता है, 11 का सी जीवन का प्रथम सप्ताह, इसका भी जीवन का प्रथम सप्ताह होगा, देख लीजिए आप लोग। कहेंगे कि विलंबित नवजात काल होता है, तो इसका क्या होगा प्रथम माह का शेष 21 दिन, प्रथम माह का शेष 21 दिन विलंबित नवजात काल होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, फटाफट करवा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते जाइए। आधुनिक मतानुसार पूर्वा बाल्या अवस्था है, आधुनिक मत के अनुसार पूर्व बाल्या अवस्था है। तो इसमें जो आधुनिक आज की मता बनाया गया है उसमें होगा 3 से 6 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था माना गया है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आधुनिक मतानुसार बालिकाओं में उत्तर बाल्यावस्था है, बालिकाओं की बात हो रही है 14 नंबर प्रश्न में, तो इसमें डी होगा 6 से 10 साल तक जो है उत्तर बाल्यावस्था बालिकाओं की होती है, नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे आधुनिक मतानुसार बालकों में उत्तर बाल्यावस्था है, तो प्रश्न नंबर 15 का डी होगा 6 से 12 वर्ष, इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, 16 में दिया है आधुनिक मतानुसार कुमारावस्था है, कुमारावस्था किसे कहते हैं, तो 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं।
और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपने ग्रुप में भी हमारे वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत और शिद्दत से वीडियो बनाते हैं और सारे प्रश्नों को ढूंढ के लाते हैं, तो इसके लिए आपको लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आधुनिक मतानुसार किशोरावस्था है, आधुनिक मतानुसार किशोरावस्था है 10 से 19 वर्ष। 10 से 19 वर्ष जो है आधुनिक मतानुसार किशोरावस्था है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, तुरंत जन्म लिए बालक को कहते हैं, तुरंत जन्म लिए बालक को कहते हैं जात मात्र, जात मात्र कहते हैं। तुरंत जन्म लिए बालक को कहते हैं जात मात्र, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, पौंगड़ कहते हैं जन्म से 5 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक, 1 से 15 वर्ष तक, 16 वर्ष के से ऊपर। तो 19 का क्या होगा? इसका होगा 6 से 10 वर्ष तक का जो है इसमें विकल्प सही होगा। बी से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, 20 में क्या बोला गया है? किशोर बालक कहते हैं जन्म से 5 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक और 16 से ऊपर। तो 20 का क्या होगा? सी, यानी कि 11 से 15 वर्ष तक के बालक को किशोर बालक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 देख लेंगे आप लोग फटाफट। यौनावस्था कहते हैं, यौनावस्था कहते हैं, इसमें दिया हुआ है जन्म से 5 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक, 16 से ऊपर। तो 21 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें होगा 16 वर्ष से ऊपर, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। नोट करिए फटाफट आप लोग। ये समय पर प्रसवित शिशु कहते हैं, तो इसमें ये विकल्प दिया है 37 सप्ताह के पूर्व, बी है 42 सप्ताह के बाद, सी है 37 सप्ताह से 42 सप्ताह, उपयुक्त कोई नहीं। तो 22 का कौन सा सही होगा? फटाफट बता दीजिए। इसका सी विकल्प सही होगा। 37 से 42 सप्ताह तक के जो है बालक को प्रसवित बालक जो है कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में। प्रश्न नंबर 23 में दिया हुआ है समय पूर्व प्रसवित बालक को कहते हैं, जो समय से बाद पैदा होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो 23 में जो है ए विकल्प सही होगा। 37 सप्ताह के पूर्व जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको समय से पूर्व प्रसवित बालक कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, कालातीत प्रसवित शिशु कहते हैं, कालातीत प्रसवित शिशु कहते हैं। 24 का कौन सा होगा? बी विकल्प सही होगा। 42 सप्ताह के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें कालातीत प्रसवित शिशु कहते हैं, नोट करिए, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 25, अति अल्प भार शिशु BLBW कहते हैं, अति अल्प भार शिशु। 25 इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसे टिक करिए आप लोग। तो शिशु का भार 1.0 किलोग्राम से कम जब होगा तो BLBW कहेंगे। अति अल्प भार शिशु, जो बहुत हल्के बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है, ये बच्चे जो है इनको कहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि अल्प भार शिशु लो बर्थ वेट कहते हैं, अल्प भार शिशु कहते हैं। 26 का ये होगा, शिशु का भार 2.5 किलोग्राम से कम होगा तो इसे अल्प भार शिशु कहेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। 27 देखिए फटाफट आप लोग देखिए। 27, शिशु के माता के गर्भ में रहने की सामान्य अवधि होती है, शिशु के माता के गर्भ में रहने की सामान्य अवधि होती है। 27 का बी विकल्प सही होगा, यानी 280 दिन। 280 दिन जो है शिशु के माता के गर्भ में रहने की सामान्य अवधि होती है, इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। जन्म के समय शिशु का भार सामान्यतः होता है, जब बच्चा जन्म लेता है सामान्यतः जो भार होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 28 का बी विकल्प सही होगा, 3.5 किलोग्राम। अगर 3.5 किलो का बच्चा आपका पैदा होता है तो जान लीजिए आपका बच्चा
नॉर्मल है और स्वस्थ है, इसमें किसी प्रकार की जो है कुपोषण की नहीं है, ये बच्चा आपका हेल्दी है। 3.5 किलो का बच्चा अगर पैदा होगा, उससे कम होगा तो अंडर वेट होगा, यानी कम वजन वाला हो जाएगा। 29 देखेंगे आप लोग, आप परिपक्व शिशु कहते हैं। आप परिपक्व शिशु कहते हैं जब भार 2.5 किलोग्राम से कम होगा, तब उसे आप परिपक्व शिशु कहेंगे, यानी बी विकल्प सही होगा। 2.5 किलो से कम बच्चा होगा तो उसे आप परिपक्व माने प्री मिच्योर बालक कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए विद्यार्थियों। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है अतिपक्व शिशु पोस्ट मेच्योर कहते हैं। अतिपक्व शिशु किसे कहते हैं? 30 नंबर का सी विकल्प सही होगा, जब भार 3.5 किलोग्राम से अधिक होगा, 3.5 किलोग्राम से जब अधिक होगा तो पोस्ट मेच्योर बालक। कुछ बच्चे जो माताएं ज़्यादा हेल्दी डाइट वगैरह लेती हैं, ज़्यादा आराम करती हैं और अपने खान पान पे ध्यान रखती हैं, तो उनका बच्चा जो है 3.5 किलो से अधिक वजन का होता है, तो उसे पोस्ट मेच्योर बालक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, अधिकतर बहुत बार पूछा गया है, नोट करिए विद्यार्थियों आप लोग। 31 देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न में दिया है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई सामान्यतः होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके समय शिशु की लंबाई कितनी होगी, आप लोग बता दीजिए फटाफट। तो इसका होगा बी विकल्प सही, यानी कि 50 सेंटीमीटर होती है बच्चे का जन्म के समय, चाहे बालक हो चाहे बालिका, उसकी लंबाई होती है। 32 देखेंगे, बालक की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा होती है। बालक की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जो लोग जानते हैं कमेंट कर दीजिए, इसका बी विकल्प सही होगा, अधिक। बालक की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है, यानी लड़का जो है अधिक लंबा होता है, लड़कियां थोड़ी छोटी होती हैं जन्म के समय से ही। प्रश्न नंबर 33 देख लीजिए, अपक्व शिशु कहते हैं, अपक्व शिशु कहते हैं, प्री मेच्योर कहते हैं। इसमें ये विकल्प है, शिशु की लंबाई 40 सेंटीमीटर से कम, शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो, शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर से अधिक हो, उपयुक्त कोई नहीं। 33 का ए विकल्प सही होगा, शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर से अगर कम होगी तो इसे अपक्व शिशु कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, अतिपक्व शिशु कहते हैं, पोस्ट मेच्योर शिशु कहते हैं। नोट करिए आप लोग, 34 का अगर जान रहे हैं तो कमेंट करते जाइए। आप लोग कमेंट बहुत कंजूसी से करते हैं, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है आप लोगों के लिए। 34 का सी होगा, 34 की सी होगी, शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर से अधिक अगर है तो इसे कहेंगे अतिपक्व शिशु, इसे जो है पोस्ट मेच्योर बालक कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आप लोग कमेंट करते जाइए, लाइक की संख्या बहुत अधिक कम है, आप लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए, जरूरत है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आपका एक लाइक हमें जो है मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। शिशु का संघोतजात काल है, तो इसमें बता दीजिए 35 का ये विकल्प सही होगा, यानी माता के जरायु से बाहर आने के समय से नाभि कर्तन तक का समय, यानी जब बच्चा पैदा होता है और उसका जो नाभि माँ के प्लासेंटा से जुड़ा होता है, उसका जो है नाभि काटने के पहले तक के समय को जो है शिशु का संघोतजात काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, अधिकतर इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 36, नवजात परिचर्या कही जाती है। 36 का बी विकल्प सही होगा, 28 दिन तक की परिचर्या, 28 दिन तक की परिचर्या जो है नवजात परिचर्या कही जाएगी, विकल्प बी सही होगा, टिक करिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे मित्रों, 37 में दिया है कि नवजात शिशु का मुख किससे साफ करना चाहिए। नवजात जो बच्चा पैदा होगा उसका मुख किससे साफ करेंगे, विकल्प दिया है, घृत से, सेंधा नमक से, घृत व सेंधा नमक दोनों से, किसी से नहीं, किसी से नहीं। क्या होगा 36 का विकल्प आप लोग बता दीजिए कौन सा होगा। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, यानी कि
37 में जो सी विकल्प सही होगा, इसमें होगा घृत व सेंधा नमक दोनों से नवजात शिशु के मुख को साफ कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, इम्पोर्टेंट होने वाला है। नवजात शिशु के सिर पर किसका पिच्चू रखना चाहिए? नवजात जो बच्चा होता है उसके सर पर किसका जो है रखना चाहिए? तो उसकी जो तालू होती है उस पर क्या रखना चाहिए? तो घृत का, घी का जो अगर आप रखते हैं तो उसका वात पित्त कफ तीनों चीज़ें बैलेंस करने की क्षमता केवल घृत में है। ये विकल्प सही होगा। इम्पॉर्टेंट नोट करिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिए। 39 में दिया है कि नवजात शिशु के शरीर पर लगे हुए श्वेत पदार्थ को कहते हैं। नवजात शिशु के शरीर पर लगे हुए श्वेत पदार्थ को कहते हैं श्वेत श्लेष्मा। क्या कहते हैं? श्वेत श्लेष्मा कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए। अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है, एक बार भी आने की संभावना है, नोट करिए आप लोग। इसमें दिया हुआ है कि पीयूमेह के संक्रमण के कारण नवजात शिशु के नेत्र में होता है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। टिक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, चरक ने नवजात शिशु के कंठ तालु शोधन के लिए कहा है। महर्षि चरक जो आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार थे, इन्होंने नवजात शिशु के कंठ तालु शोधन के लिए कहा है 41 का। तो इसमें क्या कहा है? स्वच्छ एवं सफ़ेद काई से, स्वच्छ एवं सफ़ेद काई से जो है नवजात शिशु के कंठ तालु का शोधन करने को कहा है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए इसे। 42 देख लीजिए विद्यार्थियों, चरक ने नवजात शिशु को वमन कराने का निर्देश दिया है। महर्षि चरक ने नवजात शिशु को वमन कराने का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा ये। तो इसमें दिया हुआ है घी चाटकर, सेंधा नमक चटाकर। क्या होगा आप लोग बता दीजिए। नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा में गलत मत कीजिएगा। घी व सेंधा नमक दोनों चटाकर, घी व सेंधा नमक दोनों चटाकर, उपयुक्त कोई नहीं। तो 42 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें सी होगा। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आपका सी विकल्प सही होगा। घी व सेंधा नमक दोनों चटाकर बच्चे को जो है वमन क्रिया कराया जाता है। नवजात शिशु के प्राण प्रत्यागमन का अर्थ है, ये विकल्प सही होगा, श्वास प्रश्वास ठीक प्रकार से लेना। ये विकल्प आपका सही होगा। 44 नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बातें पूछी गई हैं? शिशु के कर्णमूल के पास 2 पत्थर को बजाना किसके लिए किया जाता है? शिशु जो बच्चा पैदा हुआ है, शिशु के कर्णमूल कान के पास 2 पत्थरों को बजाना किसके लिए किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण होता है? क्या साइंस काम करती है? आप लोग बता दीजिए। तो इसमें दिया है प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन के लिए जो है नवजात शिशु के पास 2 पत्थरों को आपस में टकरा के बजाया जाता है। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। 45 प्रश्न देख लीजिए। 45 में दिया है, शिशु के मुख पर उष्ण जल या शीत जल से छींटे मारना किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है बता दीजिए, फटाफट बताइए। 45 का सी, प्राण प्रत्यागमन के लिए जो है किया जाता है। इम्पोर्टेंट होगा, नोट करें विद्यार्थियों। 46 प्रश्न है। 46 प्रश्न पे देखिए, शिशु के मुख पर काले कपालिका सूप द्वारा हवा करना किसके लिए किया जाता है? 46 इसका होगा प्राण प्रत्यागमन। बी विकल्प सही होगा, इम्पोर्टेंट है। 47 नवजात शिशु के कान में मंत्र पढ़ना किसके लिए किया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राण प्रत्यागमन के लिए इम्पोर्टेंट होगा।
48 देखेंगे, शिशु की प्राण प्रत्यागमन के पश्चात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 48 का डी विकल्प होगा सही। नाल छेदन, शरीर की सफाई, स्नान, उपयुक्त सभी। ये तीनों चीज़ें जब कर लेंगे तो आप इसके पश्चात जो है सारी चीज़ें आप लोग जो नवजात शिशु है उसके लिए संपन्न करेंगे। नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए? इसमें दिया है सरसों का तेल, तिल का तेल, बला तेल, इत्यादि तेल। तो कौन सा होगा? 49 का सी विकल्प यानी बला तेल का प्रयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा नवजात शिशु के लिए। 50वां प्रश्न कराने जा रहा हूं। आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम है, फटाफट लाइक कर दीजिए। आज का मैंने टारगेट रखा है कम से कम 500 लाइक आप लोग देंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा। 100 प्रश्न होने वाले हैं, 50 मैंने करा दिया है। आगे लगातार आप देखते जाइए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किप मत कीजिएगा। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। नवजात शिशु के शरीर पर तेल लगाने से लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है बताइए भाई? तो इसमें होगा श्वेत श्लेष्मा का नाश होता है, शरीर में स्निग्धता आती है, वात का शमन होता है, उपयुक्त सभी। तो 50 का डी सही होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसको आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। कि नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए। नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए। किससे स्नान कराना चाहिए? तो इसमें लिखा है क्षीर वृद्ध कासायोदक और सर्प गंध दोधक और रूप में प्रत्वारी और उपयुक्त किसी से भी आप जो है इसमें से जो तीनों चीज़ें दी हैं उनमें से आप किसी से भी जो है नवजात शिशु को स्नान करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 52 देखेंगे, नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए। फिर वही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, उसमें भी यही होगा। 52 में भी जो है डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त किसी से। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 53 देखेंगे, 53 में है नवजात शिशु को कौन सा वस्त्र पहनाना चाहिए। जो बच्चा पैदा हो उसे कौन सा वस्त्र पहनाएंगे आप लोग बता दीजिए। भार में हल्का, सूती, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसमें सी होगा। क्या होगा? सी, उपयुक्त दोनों। भार में हल्का होगा और सूती कपड़ा पहनाएंगे, टेरिकॉट नहीं पहनाएंगे, पॉलिस्टर नहीं पहनाएंगे। आप लोग सूती वस्त्र को जो है नवजात शिशु को पहनाएंगे, इससे फ़ायदा होगा। 54 गर्भावस्था में माता को लगाया गया धानुवर्ता का टीका यानी टीटी किस की रक्षा करता है? टीटी का टीका जो माता को लगाया जाता है जब माँ गर्भावस्था में होती है, तो ये माता का किससे और शिशु से किसका क्या संबंध होता है 54 में बता दीजिए आप लोग। तो इसका होगा आपका माता की, शिशु की और उपयुक्त दोनों की। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सी, माता और शिशु जो है दोनों का जो है इसमें रक्षा करता है ये टीटी का टीका, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि गर्भावस्था में माता को कितनी बार टीटी का टीका लगता है? तो ये भी आप जान लीजिए 2 बार। 2 बार जो है लगना जरूरी होता है। 2 बार टीटे का टीका माता को लगता है, जिससे बच्चे को किसी भी प्रकार का समस्या पैदा ना हो। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, आचार्य चरक ने प्रथम दिन शिशु को चटाने का विधान बताया है। क्या बताया है? घृत व मधु दोनों, घी और मधु दोनों मिला के आचार्य चरक ने बताया कि आप विद्यार्थी आने वाले जो बच्चे हैं शिशु को चटाना चाहिए, इससे उनको जो है बल और बुद्धि दोनों जो है प्रखर होगा, तीव्र होगी। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, आचार्य सुश्रुत स्वर्ण धातु मधु को कितने दिन तक चटाने के बाद स्तनपान कराने का निर्देश दिया है? डी, 4 दिन। 4 दिन तक जब बच्चा पैदा होता है तो उसे स्वर्ण घृत मधु को चटाना चाहिए। उसके बाद में जो है 4 दिन के बाद में स्तनपान बच्चे को शुरू कराना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं 4 दिनों तक
तो आपका बच्चा बहुत ही बलिष्ठ होगा, बलशाली होगा, बुद्धि से प्रखर होगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न नोट करिए। नवजात शिशु प्रथम सप्ताह में कितने घंटे निद्रा लेता है? बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इससे होगा 20 से 22 घंटे बच्चे को जो है सोना चाहिए। इससे कम सो रहा है बच्चा तो आप समझिए कि बच्चे को कोई ना कोई समस्या हो रही है। जितना बच्चा सोएगा उतना ही उसके शरीर का विकास होगा। प्रश्न नंबर 58, नवजात शिशु प्रथम मास में कितने घंटे निद्रा लेता है? ये होगा सी, जो है 20 से 22 घंटे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 59 देखेंगे, शिशु तीसरे मास में कुल कितने घंटे नींद लेता है? तीसरे महीने में कितना घंटा सोएगा बता दीजिए आप लोग। तो इससे होगा 10 से 20, 18 से 20 घंटा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 60वां 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है शिशु छठे मास में कितने घंटे नींद लेता है? इसका बी होगा 16 से 18 घंटे। जैसे हम लोग शिशु 1 वर्ष की अवस्था में कितने घंटे नींद लेता है, तो इसका होगा बी 12 से 15 घंटे उसको जो है सोना आवश्यक है। 1 घंटे का बच्चा 1 साल का अगर वर्षा हो गया है तो। प्रश्न नंबर 62 देख लीजिए। संघोतजात शिशु की सम्यक प्रकार से नाल न काटने पर कितने प्रकार की व्याधियां होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थियों। आप लोग टिक करिए और कमेंट भी कर दीजिए। लाइक की संख्या बहुत कम है, फटाफट लाइक कर दीजिए। 50 लाइक हो चुके हैं और आप लोग लाइक बढ़ाइए, फटाफट बढ़ाइए विद्यार्थियों। 62 का जो है हुआ है बी, यानी कि चार प्रकार की व्याधियां हो जाएंगी अगर बच्चे का सही से नाल नहीं काटा गया है तो 4 प्रकार की बीमारियां बच्चों को हो जाएंगी। इसलिए नाभि काटते समय बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है डॉक्टर्स का। 63 देख लीजिए। जब नाभि नाल आकार में मोटी तथा बाहर की ओर निकली हुई होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 63 में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये विकल्प सही होगा, उत्तरिका इसे कहेंगे। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 64 में देखेंगे, जब नाभि नाल पिंड के आकार की गोल तथा कठिन हो तो उसे कहते हैं। जब नाभि नाल पिंड के आकार की गोल तथा कठिन हो तब क्या कहेंगे? 64 का बी होगा विकल्प, पिंडलिका। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है आने वाले विगत परीक्षाओं में। 65 में देख लीजिए। जब नाभि नाल किनारे से ऊंची सोथयुक्त उभरी तथा बीच में दबी होती है उसे कहते हैं। 65 का सी होगा, 65 का सी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। 66 देख लीजिए। जब नाभि नाल जिह्वा के आकार की घटती बढ़ती है तो उसे कहते हैं। 66 का डी ये विकल्प सही होगा, इम्पोर्टेंट होगा, इसे नोट कर लीजिए। 67 देखेंगे। शिशु को होने वाली पीत वर्ण की त्वचा की लक्षण वाली व्याधि को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए आप लोग। 67 का सी विकल्प सही होगा, नवजात कामला। इम्पोर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। 68 नवजात कामला होता है, क्यों होता है भाई? उसके पीछे कुछ कारण होगा ना, तो उसके पीछे क्या कारण है बता दीजिए। इसका ये होगा विकल्प सही, रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता बढ़ने से नवजात कामला रोग हो जाता है बच्चों में। वेरी इम्पोर्टेंट है, नोट करें आप लोग भैया, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। मानव जीवन, नौकरी पा जाएंगे, नहीं तो घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे। नवजात कामला का कारण है 69। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। नवजात कामला का कारण है
यकृत का अल्प विकसित होना, यकृत का अल्प विकसित होना भी विकल्प सही होगा, टिक करिए। नेक्स्ट प्रश्न देख नंबर 70 देखेंगे। जो शिशु केवल माता का स्तनपान करते हैं उनसे होने वाले कामला को कहते हैं। जो शिशु केवल माँ के दूध को ग्रहण करते हैं उनसे होने वाले कामला को क्या कहते हैं? स्तनपान कामला कहते हैं। सी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। फोटोथेरेपी का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? फोटोथेरेपी का प्रयोग किस व्याधि में करेंगे? 71 का सी सही होगा। नवजात कामला में जो है फोटोथेरेपी द्वारा जो है इस व्याधि को जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। 72 देखिए विद्यार्थियों कि बाल्यावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं, इसका सी सही होगा कफ प्रधान अवस्था। बाल्यावस्था में बच्चों को जो है कफ की अधिकता हो जाती है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के जो है फेफड़ों में जकड़न हो जाती है, जैसे उनको ठंडी लग जाती है, निमोनिया हो जाता है। तो इसलिए बाल्यावस्था को किसकी अवस्था कहते हैं? कफ की अवस्था कहते हैं। इससे बचाना चाहिए, माताओं को बहुत ध्यान देना चाहिए। 73 देख लीजिए। बालक को दी जाने वाली औषधि होनी चाहिए, कौन सी औषधि होनी चाहिए? मृद सुपाच्य तीक्ष्ण वेदना रहित उपयुक्त सभी। 73 का कौन सा सही होगा? डी, उपयुक्त सभी होनी चाहिए। मृदु भी होनी चाहिए, सुपाच्य और तीक्ष्ण वेदना रहित होनी चाहिए, मानी बहुत जो है कड़वी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देंगे, उपयुक्त सही यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नोट करिए। 74 प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। चरक के अनुसार बालक को औषधि देनी चाहिए, चरक के अनुसार बालक को औषधि देनी चाहिए। 74 में कौन सा सही होगा? ये विकल्प सही होगा दूध के साथ मृदु करके, दूध के साथ जो है मृदु करके जो है बालक को औषधि देनी चाहिए, दूध में मिला के। 75 देख लीजिए। सुश्रुत के अनुसार क्षीरप अवस्था में शिशु की औषधि मात्रा होती है। 75 इसका ये होगा एक चुटकी जो है होगा, विकल्प ए सही होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। 76 देखेंगे विद्यार्थियों। 76 होगा। सुश्रुत के अनुसार क्षीरानंद अवस्था में शिशु की औषधि मात्रा होती है। 76 विकल्प नंबर बी, एक जंगली बेर की गुठली, एक जंगली बेर की गुठली होती है जो है सुश्रुत के अनुसार क्षीरानाद अवस्था में शिशु की औषधि मात्रा होती है एक जंगली बेर की गुठली के मात्रा के बराबर। इम्पॉर्टेंट होगा, नोट करिए आप लोग। 77 देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। सुश्रुत के अनुसार अन्नाद में औषधि की मात्रा होती है, इसमें बता दीजिए 77 का कौन सा विकल्प सही होगा? एक बेर के बराबर, बी यानी सी विकल्प सही होगा। IMP है, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या बातें कही गई है? कश्यप के अनुसार, महर्षि जो कश्यप हुए थे उनके अनुसार नवजात शिशु की औषधि मात्रा होती है। अलग अलग महर्षि हुए, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार था, अपने हिसाब से लोगों ने डिसाइड किया था। उस समय के साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहे जाते थे। इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, अपने जीवन में अनुभव किया था, उसी को लिखा था, बताया था। तो 78 में क्या होगा बता दीजिए आप लोग। 78 का जो है विकल्प आपका ये सही होगा, छोटी बेर की गुठली के बराबर। एक बड़ी बेर होती है, एक छोटी बेर होती है, जो काली वाली होती है। आप लोग जंगलों में कभी गए होंगे तो खाए होंगे, जो देहात क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी हैं। प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79 में दिया है कश्यप के अनुसार 5 से 10 दिन तक शिशु की औषधि मात्रा होनी चाहिए। 79 का बी होगा, छोटी बेर की गुठली अधिक। ये जो है छोटी बेर की गुठली अधिक, यानी कि बी विकल्प सही होगा। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए भाई साहब।
प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, कश्यप के अनुसार 11 से 20 दिन तक शिशु की औसत मात्रा होनी चाहिए। मार्च कश्यप ने 11 से 20 दिन तक के बच्चों को कितनी औसत देने की जो है अपने शास्त्रों में वर्णन किया है। तो बेर के 1/2 भाग के बराबर, बेर का 1/2 मान लीजिए बेर है तो इसका 1/2 भाग यानी आधा कर देंगे, उतनी मात्रा जो है देने के लिए मार्च कश्यप ने कहा है। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, कश्यप के अनुसार 1 मास तक शिशु की औसत मात्रा होनी चाहिए। 81 सी विकल्प सही होगा, आधा होगा, बेर के बराबर का आधा होगा, 1/2 होगा, इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, कश्यप के अनुसार 2 मास तक शिशु की औसत मात्रा होनी चाहिए। 2 महीने का बच्चा होगा तो कितने औषधि देंगे बताइए आप लोग, फटाफट नोट करवाइए, इंपॉर्टेंट। और कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। अभी लाइक की संख्या 100 हुई है, इसके आगे बढ़ाइए, फटाफट लाइक बढ़ाइए, लाइक बढ़ाते जाइए आप लोग। इसका होगा 1 बेर से अधिक होगा। अगर बच्चा आपका 2 मास की अवधि का है तो इससे 1 बेर के अधिक की मात्रा में जो है औषधि जो है सेवन कराएंगे। 83 देख लीजिए विद्यार्थियों, कश्यप के अनुसार 3 मास तक शिशु की औसत मात्रा होनी चाहिए। 83 का होगा सी, 2 बेर के बराबर, 2 बेर के जो है बराबर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 84 में दिया है कि कश्यप के अनुसार 4 मास तक शिशु की औसत मात्रा होनी चाहिए। 84 में 4 मास तक औसत मात्रा होनी चाहिए, बता दीजिए भैया, बोल दीजिए, लिख दीजिए, सूखा आंवले के बराबर, सूखा आंवले के बराबर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हल्के मत लीजिएगा इन प्रश्नों को, नहीं फिर आप हल्के होके आएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बार मौका चूक गए, नौकरी नहीं मिली तो फिर आप टहलते रहेंगे सर्टिफिकेट लेके, दर दर धक्के खाते रहेंगे। कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु को दीपनीय चूर्ण की मात्रा होनी चाहिए। 85 का ए होगा, अंगुलिक के अग्र पूर्व के समान, अंगुलिक के अग्र पूर्व के समान होनी चाहिए, नोट करें, इंपॉर्टेंट है। 86 नोट करिए, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु को जीवनीय व संसमनीय चूर्ण की मात्रा देनी चाहिए, होनी चाहिए, जो भी मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, 86 में आप बता दीजिए, बी होगा, द्विगुण मात्रा, द्विगुण मात्रा में जो है होनी चाहिए। 87 देख लीजिए, 87 में दिया है, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए वमन व विरेचन चूर्ण की मात्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 87 का सी विकल्प यानी अर्धमात्रा में देना होगा, नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण विकल्प होगा, सही होगा, आप इसे नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88 देख लीजिए, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए दोषनाशक वात की मात्रा होनी चाहिए। 88 का क्या होगा, कितनी होनी चाहिए बता दीजिए, इसका बी विकल्प सही होगा, 2% जो है मात्रा होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। 89 देख लीजिए, 89 का क्या होगा, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए वमन व विरेचन क्वाथ की मात्रा होनी चाहिए। 89 तो कितना दे देंगे भाई, कुछ मात्रा तो होगी, बता दीजिए आप लोग। और लाइक फटाफट बढ़ाइए, अभी 150 लाइक हुई है, फटाफट कर लीजिए इसे, 1000 लाइक पहुंचा दीजिए आज के कमेंट में, और फटाफट कमेंट कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग हवा में लेते हैं सारी चीज़ें, फटाफट बताइए। 89 का ये होगा सही, आप इसे 1% कर देंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, 90 नंबर प्रश्न में दिया है, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए दीपनीय व संस्मरणीय क्वाथ की मात्रा होनी चाहिए। 90 प्रश्न का उत्तर बताइए, बी होगा, 2%। गए तो चूक गए,
इसलिए लग जाइए, मेहनत कर डालिए, फिर मौज कीजिए, दूध रबड़ी खाइए। 8091 का देख लीजिए। कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए दीपनीय कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 91 का भी विकल्प सही होगा। एक कर्ष होगा, एक कर्ष होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 92 देखेंगे विद्यार्थी। 92 में दिया है कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए जीवनीय व संस्मरणीय कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 92 में कितना होगा बता दीजिए, फटाफट बताइए। सी विकल्प सही होगा, 2 कर्ष होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे। 93 में दिया है कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए उमन व विरेचन कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 93 में बता दीजिए आप लोग। 93 में ये विकल्प सही होगा, 1/2 कर्ष होगा, फटाफट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। 94 में देखेंगे सारंगधर के अनुसार 1 मास के शिशु की औषधि का प्रमाण है। सारंगधर के अनुसार जो है 1 मास के शिशु की औषधि मात्रा का प्रमाण है, कितना होना चाहिए बता दीजिए। 94 का ए विकल्प सही होगा, 1 रत्ती के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 95 देख लीजिए। सारंग के अनुसार एक शिशु के लिए औषधि का प्रमाण है। 95 भी इंपॉर्टेंट होगा। सी विकल्प 1 मासा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सही कर लीजिए आप लोग। 96 देख लेंगे विद्यार्थियों। कश्यप ने बाल्यावस्था काल माना है। 96 का सी विकल्प सही होगा, 16 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 97 देखेंगे। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात किस दिन करना चाहिए। नामकरण होता है आप लोग देखे होंगे, तो बता दीजिए। 97 का बी विकल्प यानी 10वें दिन जो है विद्यार्थी का, बच्चे का, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नामकरण कर देना आवश्यक होता है, नाम लेके पुकारा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 98 बालक की किस आयु में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, ऐसा नहीं है। तो इसमें बता दीजिए सूतिका काल के पश्चात 2 मास होने पर, 4 मास होने पर, 6 मास होने पर किस में करेंगे। 98 का सी 4 मास होने पर जो है ये जो है निष्क्रमण संस्कार जो है बच्चे का जो है कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है।